फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। आज देखिए हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम जानेंगे कि देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था भारत में, तो उनको लग रहा था कि देश को शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके कामों में बहुत सारी अड़चनें आ रही थीं। तो वो उस समय शिक्षा कैसी थी भारत में और बाद में क्या क्या उन्होंने बदलाव किए, उसके बारे में हम इस सब में जानेंगे। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि पहले कैसी थी और क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किए इसमें। तो विद्यार्थी की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है इससे, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। देखिए पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझने के लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को भी बदलना है। तो देखिए देश को उनका सांस्कृतिक मिशन भी था और यहाँ के रीति रिवाजों को भी वो बदलना चाहते थे। इसलिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। तो वो यहाँ के हिसाब से और वहाँ के ब्रिटेन के हिसाब से क्या सही रहेगा, तो इन चीज़ों पर भी कई दशक तक बहस चली थी। उसके बाद ही नतीजे निकले थे। देखिए भाषाविद एक शब्द है। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसको बोलते हैं भाषाविद, जो कई भाषाओं का जानकार हो। आगे देखते हैं अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते हैं। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। विलियम जोन्स देखिए बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे। बहुत कई तरीके की भाषाओं का ज्ञान था इनको। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। देखिए ये विलियम जोन्स का चित्र है। ये विलियम जोन्स हैं जो अपने मित्र से फ़ारसी भाषा सीख रहे हैं। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। तो देखिए और भी थे और अंग्रेज भी थे जो भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना चाहते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक थे। ये उनका चित्र है हेनरी टॉमस कोलब्रुक का। ये अंग्रेज थे। और दूसरे थे नेथेलियन हॉल्डेड, भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे।
और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसमें बहुत सारी पुस्तकें पाई जाती हैं, लगभग 2 लाख पुस्तकें हैं यहाँ, का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। कौन सी? एशियाटिक सोसाइटी। किसने? विलियम जोन्स ने, इन हेनरी थॉमस कोलब्रुक के साथ मिलकर। आगे देखते हैं। ये हेनरी थॉमस कोलब्रुक कौन थे? वे संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम बोला गया है, देखिए इसमें ब्रिटेन को, पूरब को क्या पूरब बोलते थे? भारत को। पूरब में है भारत और पश्चिम में क्या है? ब्रिटेन है। तो दोनों की प्राकृतिक संस्कृतियों के प्रति गहरा भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो देखिए ये हिंदू और मुसलमानों के विचारों को जानना चाहते थे, इसलिए उनकी जो पुराने ग्रंथ थे उनको समझना चाहते थे, उनकी संस्कृति समझना चाहते थे। आगे देखते हैं। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। तो ये लोग कहते थे कि उनको पश्चिमी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी ना पढ़ाई जाए, उनको उनकी ही भाषा पढ़ाई जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा क्या होता है? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। देखिए स्कूल जैसा ही होता है, लेकिन अरबी भाषा में मदरसा बोला जाता है। ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। आगे ये देख रहे हैं आप चित्र है, ये किसका है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग है। ये गवर्नर थे कहाँ के? कलकत्ता के। तो वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक है ये। यहाँ देखिए इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। प्राच्यवादी मतलब कि जो भारत के लोग थे वो किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। ये देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग है और ये उस समय प्राच्यवादियों के समर्थक थे जो चाहते थे कि हमें जो शिक्षा है वो हमारी ही भाषा में दी जाए। इसकी तरफ एक पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वे कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। वर्नाकुलर मतलब होता है स्थानीय भाषा, बोली कह सकते हैं।
स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होनी चाहिए। तो ये भी प्राच्यवादियों के समर्थक थे, इन भारतीयों के समर्थक थे। ये कौन? वॉरेन हेस्टिंग। आगे देखते हैं। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। देखिए, कोई भी काम करते हैं तो उसके आलोचक जरूर होते हैं, तो इनके भी आलोचक थे। कौन थे? देखते हैं। देखिए, प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग थे। जो एशिया में रहते थे वो लोग, उनको बोला गया है प्राच्यवादी। और मुंशी एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसको मुंशी कहा गया है। पूरब की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। मतलब कि भारतवासियों की आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। कौन प्रमुख थे? जेम्स मिल। ये अंग्रेज थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करना और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो ये पश्चिमी शिक्षा को महत्व दे रहे थे। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेविंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रतिभाशाली विचारक थे। तो ये मैकाले जो थे, ये भी प्राच्यवादियों का विरोध कर रहे थे, बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था, देखिए क्या कहा मैकाले ने। मैकाले बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये कहा मैकाले ने। ये देखिए मैकाले हैं, अपने कक्ष में बैठे हैं। ये उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने देखिए अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया था मैकाले। ये पूछा जाता है किसने दिया था, तो ये मैकाले ही थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो ये सोच रहे थे कि अंग्रेज जो इंडिया वाले हैं वो सभ्य नहीं हैं और अंग्रेजी पढ़ाकर उनको सभ्य बनाया जा सकता है और उनकी संस्कृति को बदला जा सकता है। मैकाले के मिनट्स मतलब कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम। ये इम्पोर्टेंट है। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी
अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सीटेट के पर्पज से कि कब ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। तो 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम के द्वारा। और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए, ये फैसला लिया गया। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। देखिए भारत में कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था, तो इसको एक नोट्स भेजा था शिक्षा के विषय में। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, वुड का नीति पत्र जिसे क्या कहते हैं, वुड्स डिस्पैच इसी को कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वुड का डिस्पैच कब आया था, तो ये 1854 में, ये इम्पोर्टेंट है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितना व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो क्या था इसमें वुड का डिस्पैच में, तो शिक्षा की नीति की रूपरेखा थी। आगे देखते हैं, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाकर खरीदना शुरू कर देंगे। देखिए शिक्षा में भी ये अपना ही भला चाह रहे थे, अपना ही सोच रहे थे हमें कैसे फ़ायदा हो। अंग्रेजी शिक्षा से इन्हें फ़ायदा होता, इसलिए ये अंग्रेजी शिक्षा लाना चाह रहे थे। वुड के नीति पत्र में ये तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। देखिए आप समझिए कि किस तरह ले जा रहे हैं ये यहाँ की शिक्षा नीति को। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, पूरब बोल रहे हैं ये भारत को, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, तभी की बात कर रहे हैं। उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ये यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। 1854 के वुड के नीति पत्र में जो दिया गया था उसी के बारे में है ये आप चित्र देख रहे हैं, ये 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय का चित्र है, ये बम्बई विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। किन्होंने? जो ईसाई प्रचारक थे, जो मिशनरी थे, ईसाई धर्म को फैला रहे थे, उन्होंने विरोध किया था। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के ही जरिए संभव है। तो ये ईसाई शिक्षा चाहते थे।
1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। जो देखिए 1813 के बाद ही इन मिशनरियों को ईस्ट इंडिया कंपनी से छूट मिली थी यहाँ पर अपने संस्थान स्थापित करने के लिए। उससे पहले गतिविधियों के विरुद्ध थे। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना एक मिशन खोला। कहाँ खोला था? सेरामपुर में। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं था, ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। ये क्या? सेरामपुर। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। किसने खोला था ये? तो ये ईसाइयों ने खोला था, ईसाई मिशनरियों ने। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ जो है वो देशी लोगों को भड़का सकती है। तो अब देखिए ये जो स्थानीय रीति रिवाज थे उनमें दखलंदाजी नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1857 में क्रांति हो चुकी थी इसी बात को लेकर कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये भारत के किसी भी रीति रिवाजों में या धर्म के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक हैं विलियम कैरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। ये चित्र है। आगे देखते हैं। ये कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज है। आगे देखते हैं। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? देखिए उस समय जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था तो गांव में बहुत सारी पाठशालाएं होती थीं इधर उधर, तो उनका क्या हुआ देखते हैं। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने उनका क्या किया? ये देख रहे हैं आप, पाठशाला है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडे ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। देखते हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। बंगाल और बिहार में सिर्फ ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थीं। आगे देखते हैं। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थीं। छपी हुई नहीं होती थीं तो कैसे पढ़ते थे? मौखिक पढ़ते थे वो। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थीं। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थीं तो कई गांव की दुकान या मंदिरों के कोने में या गुरु के घर के समीप भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग से
कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात करते थे। कुछ छोटे स्टूडेंट होते थे, बड़े तो उनको उन्हीं तरीके से पढ़ाया जाता था। एडम ने पाया कि ये लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थीं। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो देखा आपने ये किस तरीके की पाठशालाएं चलती थीं उस समय। इनका कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था। तो नई दिनचर्या, नए नियम। अब देखिए, नई दिनचर्या आएगी, नए नियम बनेंगे, अंग्रेज बनाएंगे। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद 1854 में क्या हुआ था, वुड का डिस्पैच आया था। बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य सूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। देखिए, कुछ भारतवासी भी ऐसे थे जो भारत की शिक्षा में बदलाव चाहते थे और शिक्षा का प्रसार चाहते थे। सिर्फ अंग्रेज नहीं सोच रहे थे, भारत के लोग भी सोच रहे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में बहुत कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। देखिए, बहुत सारे जो भारतीय थे वो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे और कुछ इस शिक्षा के फेवर में थे। कुछ जो विरुद्ध में थे वो कौन थे, महात्मा गांधी जैसे और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे जो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कर रहे थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। किसने कहा था ये, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये सोचते थे कौन, हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। किसने, अंग्रेजी शिक्षा ने। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। तो ये सोचते थे महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी बैठे हैं, कहाँ हैं ये देखिए, शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी बैठे हैं। ये लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं 1940 के दशक में।
महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ये देखिए महात्मा गांधी जी ने लिखा है। शिक्षा से मेरा मतलब यह इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। तो देखिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि शिक्षा से ही ऐसा किया जा सकता है कि बच्चे के मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने निकाला जाए, उसके सामने आ जाए। साक्षरता ना तो केवल शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए कहूँगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो गांधी जी कहते थे कि बच्चों को हाथ से कुछ बनाना आना चाहिए। हस्तकौशल मतलब कि हाथ से बनाने की स्किल होनी चाहिए बच्चों के अंदर, और वो एक वैज्ञानिक ढंग से बनाया जाना चाहिए। और जो भी किया जाए, कुछ भी बनाया जाए या कुछ भी किया जाए, तो उसका क्या और क्यों बच्चों को पता होना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है और ये किस लिए उपयोगी है या किस लिए पढ़ रहे हैं हम इसको। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय विचारक थे जो शिक्षा प्रणाली के बारे में सोच रहे थे। देखिए टैगोर का शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है 1930 के दशक में। ये देख रहे हैं आप, ये कक्षा चल रही है खुली वादियों में, खुले में चलती थी उस समय कक्षाएं। आसपास का माहौल देखो, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये संस्था 1901 में शुरू की थी। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब की थी? 1901 में। ये आप याद रखेंगे। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, मतलब कि बच्चा अपने आप सीखे, उसे खुला माहौल मिलना चाहिए और वो अपने मन की कर सके। इसीलिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। वे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों, उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं।
टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें ये जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन, इसीलिए उन्होंने नाम रखा था, दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फ़र्क भी थे। देखिए क्या फ़र्क थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों के व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो जो ये टैगोर जी थे, ये आधुनिक पश्चिमी सभ्यता से भी कुछ चीज़ें लेना चाहते थे, जो अच्छी चीज़ें हैं, और भारतीयों से अच्छी चीज़ों का मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिलें। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे हैं। ये 20वीं सदी का प्रारंभ है। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो ये क्लास कंप्लीट हो गई है बच्चों। ये देखिए, अन्यंत्र मतलब कि भारत से अलग क्या चल रहा था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप खुद से पढ़ सकते हैं इसको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।